हेडिंग डालते हैं भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स। बस बस इधर ध्यान दे लो। फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? तो सर सॉलिड नहीं होता वो फ्लूइड होता है, सही बात है। तो सर इसकी स्टेट लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। गैस को हम केटीजी में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब हम जो भी फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे मोस्टली लिक्विड होगा, मोस्टली लिक्विड होगा। बट फ्लूइड होता कौन है? गैस और लिक्विड, बोथ। यस, दोनों। बोलते हैं ना, अरे अभी तो बताया था, ये बॉटल है ना, एक बॉटल ले लो और बॉटल के अंदर आपने हाफ फुल ऑफ वाटर कर दिया, उसको पूछा जाता है साइकोलॉजी टेस्ट के लिए, बॉटल फुल है कि बॉटल हाफ है ना। तो आप क्या बोलते हो? इसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो वो कहते हैं इसको प्यास लगी हुई है। क्यों ना, पानी पूरा भरा होना चाहिए था। पेसिमिस्टिक सोच है, ऑप्टिमिस्टिक सोच है, क्या है क्या नहीं, सब फालतू बातें। उसको को वी आर साइंस स्टूडेंट, ये बॉटल फुल ऑफ फ्लूइड है और हाफ ऑफ वाटर है, ठीक है ना। हाफ ऑफ वाटर मतलब फ्लूइड का मीनिंग क्या है? गैस भी हो सकती है और वाटर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो कोई भी बॉटल आधी भरी हुई है पानी से तो फुल ऑफ फ्लूइड है, एयर है ना उसमें। नहीं समझे? क्लियर है? तो ऐसी डेफिनेशन बोलो जो हाईएस्ट टेक्निकल हो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which deforms continuously under an action of very small shear stress। इसको एलेबोरेट करते हैं। एक पार्टिकल पकड़ो, एक छोटा सा फूंक मारो, तो कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? एयर का पार्टिकल गैस के लिए इनफाइनाइट तक जाएगा। कब तक मोशन करेगा? कोई रोकने वाला है क्या? कोई नहीं है रोकने वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इलास्टिक कोलिजन मानते हैं हम तो पार्टिकल के बीच में। केटीजी में पढ़ा है नहीं पढ़ा एजम्पशन में? ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं किसके लिए? फ्लूइड के लिए। फ्लूइड में वाटर के लिए एक शांत नदी के अंदर एक छोटा सा कंकड़ मारो तो क्या होगा? वेव बनेगी। कब तक बनेगी? इनफाइनाइट टाइम तक बनेगी सर। सर इनफाइनाइट टाइम तक नहीं बनती, 1 घंटे में वो शांत हो जाता है। 1 घंटे में हमें शांत होता हुआ दिख रहा है। मैं कह रहा हूं एमएम नहीं दिख रहा, फिर बाद में माइक्रो नहीं दिख रहा, फिर नैनो नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूं फर्मी लेवल पे तो चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 100% है क्या वो शांत हो गया? क्या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? सिग्निफिकेंटली शांत हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं? अंडर एन एक्शन ऑफ वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस, मतलब हल्का सा आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओ। तो हमेशा ध्यान रखना फ्लूइड के अंदर फोर्स कैसा आएगा? टेंजेंशियल फोर्स आएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या चीज है? प्रेशर पढ़ा है हमने, कहां पे पढ़ा है? थर्मोमीट्री में। आप थर्मोमीट्री निकालो, थर्मोमीट्री का फर्स्ट लेक्चर देखो। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रेशर पढ़ रखा है, याद होगा तुम्हें, मैंने कुछ बताया भी था तुम्हें, है ना। जयपुर जंक्शन, जोधपुर जंक्शन, उनके नीचे क्या लिखा होता है? अबव मीन सी लेवल। तो प्रेशर कितने टाइप का था? 2-3 टाइप का था। अगर मीन सी लेवल रेफरेंस रहता है तो आप क्या डिफाइन करते हो? एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक लाइन को रेफरेंस मान लिया तो आप क्या डिफाइन करते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने रेफरेंस मान लिया, सर उससे अबव है तो गेज प्रेशर, उससे नीचे है तो वैक्यूम प्रेशर। याद आया कि नहीं आया? प्रेशर की डेफिनेशन तो होगी फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया दैट इज स्केलर। तो m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l2, तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ये होता था, लिखवाने की नीड नहीं है, सब कुछ कर रखा है आपने। क्लियर है? और एब्सोल्यूट, गेज और प्रेशर ये सब हो रखा है। उसके बाद में आते हैं यूनिट में, यूनिट लिख लेते हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेशर की। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हो आप, इसको हम प्रेशर बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाता है? पास्कल बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो यूनिट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो यूनिट्स क्या हो जाएगी? फर्स्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन बी कॉल्ड पास्कल, राइट और रॉन्ग? ठीक है सर। 1 ATM भी ये क्या होती है? यूनिट होती है। चलो पहले 1 बार कर लेते हैं। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। क्लियर है? ठीक है सर। सर ये ऐसा ही यूनिट होगी ना? क्लियर है? नेक्स्ट, 1 बार के बाद में क्या आएगा? 1 ATM ले लो।
1 एटीएम मतलब 1.01325 बार, या फिर क्या बोल सकते हो 101.325 किलो पास्कल, या फिर क्या बोल सकते हो 760 mm ऑफ Hg। याद आया कुछ धुंधला धुंधला? क्या P इज इक्वल टू रो जी एच होता है कि नहीं होता? व्हाट इज रो? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और H क्या होता है? रेफरेंस हाइट। देखो ये होता है मीन सी लेवल, और ये मान लो ये एटमॉस्फेरिक लाइन है, तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट, क्योंकि आप रेफरेंस इसको मान रहे हो, और यहां पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर आप ए पे पहुंच गए, मान लो आप ए पे पहुंच गए, तो ए पे यहां से रेफरेंस नापोगे तो एब्सोल्यूट निकलेगा, यहां से मेजर करोगे तो गेज निकलेगा, पी गेज हो जाएगा। क्लियर? और यहां से यहां तक एटीएम है, तो याद करो हमने लिखा, और एक बी पॉइंट यहां मान लो, सी पॉइंट मान लो, बी पॉइंट यहां मान लो, सी पॉइंट वापस रिवर्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। क्लियर? क्या मैं इसको नेगेटिव प्रेशर बोल सकता हूं विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेयर? बोल सकते नहीं बोल सकते? वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है? एटमॉस्फेयर तो है हमारे चारों तरफ, अंदर हमने वैक्यूम बना दिया, तो एटमॉस्फेयर किधर है? हायर प्रेशर बोलेंगे कि लोअर प्रेशर? एटमॉस्फेयर को हायर प्रेशर, तो ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। वैक्यूम कहां है? नीचे है। तो हर चीज हाई टू लो फ्लो होती है, तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होता है? हमने अंदर वैक्यूम बना रखा है, तो बाहर से हर एक पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वैक्यूम क्लीनर एज ए क्लीनर। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे? पी ए के ऊपर एब्सोल्यूट निकालना था, तो आपने क्या लिखा? पी एटमॉस्फेरिक के अंदर गेज को ऐड कर दो। अगर बी के ऊपर निकालना है एब्सोल्यूट, तो क्या होता था? पी एटमॉस्फेरिक ही होता था। और पी सी के लिए एब्सोल्यूट निकालना था, तो क्या लिखते थे? सर एटीएम में से माइनस कर दो वैक्यूम को, इस प्रेशर को, तो निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? क्या नेगेटिव प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक लाइन? करेक्ट और नॉट? याद आया सब कुछ? चलो, तो ये ध्यान रखना। तो 760 mm एच के बारे में बोल दिया, ऑफ एच जी। एच जी की रो कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ एच जी कितनी होती है? 13,600 क्या? केजी पर मीटर क्यूब। तो ये होती है इसकी डेंसिटी। रो ऑफ वाटर कितनी होती है? चलो पहले हम करते हैं, यूनिट्स तो होगी इसकी, डायमेंशन भी लिखने की नीड नहीं है, लिख देता हूं। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो m1 l1 t-2 l2 क्या बन जाएगा? m1 l-1 t-2। करेक्ट और नॉट? ये हो जाएगी प्रेशर के बारे में। तो ये सारी चर्चा प्रेशर में होगी, तो प्रेशर की कैलकुलेशन लिख लो, सब कुछ कर रखा है, एक बार रिवीजन के लिए मैंने बता दिया आपको। पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद में हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्लियर? करो। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सबसे पहला लिखते हैं हम डेंसिटी को। ठीक है, सबसे पहला लिखते हैं डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को डिफाइन करते हैं हम रो से, राइट? तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास होता है केजी में, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। करेक्ट और नॉट? तो इसकी डायमेंशन क्या लिखोगे? m1 l-3। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000। 1000 क्या? केजी पर मीटर क्यूब। करेक्ट और नॉट? फिर उसके बाद में डेंसिटी ऑफ एच जी, मरकरी कितनी होती है? 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। करेक्ट? डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है? 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। और कैलकुलेशन पर्पसेस हम इसको 1 ले लेते हैं, 1 केजी पर मीटर क्यूब। करेक्ट और नॉट? डन है? चलो, मीटर क्यूब को लीटर में भी लिख सकते हो आप। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, बता रखा है। 1 की एक पानी की टंकी बनाओ, उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। क्लियर है? चलो,
सेकंड हम करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं हम 1/डेंसिटी को, ठीक है। इट मींस स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो क्या मैं इसको 1/ρ लिख दूं, चलेगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर केजी, और डायमेंशन क्या हो जाएगी? M-1L3। करेक्ट और नॉट? इतना डीप में नहीं जा रहे इसमें। थर्ड लिखते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट? स्पेसिफिक वेट इज कॉल्ड रो जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्पेसिफिक वेट इज कॉल्ड रो जी। क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक वेट इज व्हाट? इसको W से डिनोट कर रहे हैं, तो mg होता है स्पेसिफिक, mg होता है वेट। वेट किसी का कैसे लिखोगे? mg डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा तुम्हें? वॉल्यूम करना पड़ेगा। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो रोज ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक वेट। अच्छा, एक बात बताओ, स्पेसिफिक वेट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक वेट कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? बताओ। अरे, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो जी होता है। तो रो जी, रो और जी कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो कितने पे डिपेंड कर रहा है? 3 पे डिपेंड करेगा। नहीं, वॉल्यूम पे भी नहीं, और इवन डेंसिटी पे भी नहीं, इवन जी पे भी नहीं। देखो, डेंसिटी को चेंज किया जा सकता है यूजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ गए? नहीं समझ गए? टेम्परेचर बढ़ाओ, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद करो थर्मल एक्सपांशन, निकालो अपने थर्मल एक्सपांशन के नोट्स, निकालो वो वाला लेक्चर। थर्मल एक्सपांशन में मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर बताया था, याद करो आप लोग। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद आया? नहीं आया? भूल गए? धुंधला धुंधला हो गया क्या? याद आया? तो डेंसिटी कैसे करती है? 1 प्लस गामा डेल्टा टी। याद करो, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता था 4 डिग्री के तक। यहां पर गामा की वैल्यू नेगेटिव। क्लियर और नॉट? बस इस तरीके से चेंज होती थी। क्या टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी चेंज होती है? यस। क्या टेम्परेचर चेंज, क्या प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी चेंज होती है? यस। कैसे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू एमआरटी। एम भी तो लिख सकते हैं इसको, एम अपॉन एम डब्ल्यू लिख दो। तो एम को अपॉन में वॉल्यूम में ले जाओ, तो ये वॉल्यूम चला गया। मास पर यूनिट वॉल्यूम रो होता है, तो पी इज इक्वल टू रो आर टी। लिखा था नहीं लिखा था? तो डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी किस पे डिपेंड करिए? प्रेशर और टेम्परेचर पे। नहीं समझे? समझ गए? तो ये किन किन लोगों पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये हो गया टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। जी किस पे डिपेंड कर रहा है? लोकेशन पे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ग्रेविटेशन के अंदर हम पढ़ते हैं ना, जी, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.81। मून पे अलग है, एक हाइट तक जाते हैं तब हमारी वैल्यू अलग आती है। जी इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस एच बाई आर की पावर में लिखते हो? लिखते नहीं लिखते? ग्रेविटेशन में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? ठीक है। तो किन किन लोगों पे डिपेंड कर रहा है? 3 लोगों पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पेसिफिक वेट ये होता है, क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना। लास्ट लिखते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम एस जी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशो ऑफ, रेशो किस किस का? रेशो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझे मेरी बात? नहीं समझे? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड और उसका रेशो किसके साथ में लेना है? स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है। हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन होता है? अच्छा चलो पहले तो ये बताओ, स्पेसिफिक वेट की वैल्यू क्या होगी? रो जी। किसी भी फ्लूइड के लिए एनी फ्लूइड लिख दू?
अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो मतलब रो जी किसके लिए, स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए। क्लियर हुआ? तो जी की वैल्यू तो जनरली हम एक ही जगह पे तो नापते हैं, ऐसे तो नहीं है कि एक आपने मेजरमेंट लिया यहां पे, एक मेजरमेंट ले रहे हो मून पे और दोनों से एक एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे थोड़ी हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक तो ले रहे हो मेजरमेंट यहां पे, एक ले रहे हो माउंट एवरेस्ट पे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जी वहां पे वेरी कर रहा है। अरे कर रहा है नहीं कर रहा, हम तो जी की जनरल कैलकुलेशन के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्या मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को ये भी बोल सकता हूं, इट इज डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब देखो मैं दो चीजें लिख रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन होता है, वाटर, और गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन होता है, एयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम हमारे यूज में अब ये आएगा, तो हमने ये लिख लिया, डन है कि नहीं है? नोट कर लो इसको पूरा। तो इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाएगी, देयर इज नो यूनिट और नो डायमेंशन। क्लियर और नॉट? कोई यूनिट है, ये तो रेशो है, रेशो तो एक नंबर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, स्पेसिफिक, ओ सॉरी, अगर मैंने ये बोल दिया आपको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी हो जाएगी, 1, ऑलवेज और नॉट, ऑलवेज, क्योंकि सर आपने वाटर बोल दिया तो फ्लूइड कौन सा है, वाटर है, और डिवाइड वाटर का ही कर रहे हो तो हमेशा ही 1 आएगी। तो स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, ऑलवेज 1। क्लियर और नॉट? तो पहले ये नोट कर लो, फिर उसके बाद में मैं 2 लाइन लिखवा देता हूं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर एंड एयर इज ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि अपॉन में कौन आ रहा है, स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर खुद ही आ रहा है, तो खुद का रेशो खुद से हमेशा ही 1 होगा। अरे होगा नहीं होगा? क्लियर है? करो नोट करो। अब बात करते हैं पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ क्या कहता है, और एक होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, दोनों के बारे में लाइनें लिखवा देता हूं मैं। सबसे पहला तो लिखते हैं हाइड्रोस्टैटिक, तो पास्कल लिख लेते चलो, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। है कि नहीं है? आपने हाइड्रोस्टैटिक के अंदर या हाइड्रोलिक क्रेन देखी है क्या? जैसे इतना बड़ा ये एरिया होता है, ये इतना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गौर से समझना, यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, गौर से देखना, ये पानी भरा हुआ है, क्लियर? आपने यहां पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है, और यहां पे छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। आप यहां पे जितना फोर्स लगाओगे उतना का उतना फोर्स यहां पे लगेगा, नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गौर से देखना, ये जो फोर्स लगा है, इस फोर्स की वजह से आप यहाँ पे प्रेशर बता रहे हो कितना, फोर्स अपॉन एरिया है कि नहीं? अरे यहाँ पे लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर? तो आपने लगाया F1 और A1। क्लियर? यहां पे भी प्रेशर कितना लगेगा, F2 और A2, इसका एरिया A2 है, तो आपने यहां पे फोर्स लगाया, तो ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं लगेगा, F2 लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आपने यहां पे फोर्स लगाया तो प्रेशर तो सेम होना चाहिए, तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि सर P1 इजिकल्स टू P2 होगा अगर ये सेम लेवल पे है तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? P1 इजिकल्स टू P2 हो जाएगा, तो आपने लिख दिया F1 अपॉन में A1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, F2 अपॉन में A2। क्लियर है? तो आपने कहा F1 अपॉन में F2 इक्वल्स टू A1 अपॉन में, यहां पे देखो F1 अपॉन में A2, ये क्या आ जाएगा, A1 अपॉन में A2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
डन है यहां तक? अब एक बात बताओ, एरिया 1 बढ़ा कि एरिया 2 बढ़ा? एरिया 2 बढ़ा, तो A1 इज लेस देन A2, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो क्या मैं बोलूंगा F1 अपॉन में F2 इज लेस देन 1, तो फोर्स 1 विल फील लेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके ऊपर जो लगेगा ना फोर्स वो ज्यादा लगेगा, ऐसे यहां पे आपने फोर्स लगाया। क्लियर और नॉट? देखो गौर से, A1 की वैल्यू कितनी है? कम है। ये एरिया क्या है? कम है। और ये वाला एरिया क्या है? ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम फोर्स महसूस करेगा कि ज्यादा फोर्स महसूस करेगा? कम फोर्स महसूस करेगा। क्लियर है? तो प्रेशर हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो F1 अपॉन में A1, F2 अपॉन में A2। क्लियर है? तो यहां पे F1 अपॉन F2 आ गया, तो A1 अपॉन A2 आएगा नहीं आएगा? अब बताओ कौन बड़ा है, A1 बड़ा कि A2 बड़ा? A2 बड़ा, तो A2 बड़ा, तो ये अपॉन में लिया तो लेस देन 1 हो गया, ये भी लेस देन 1 हो गया, तो F1 क्या फील करेगा? कम फोर्स में भी बड़े ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जा सकता है। नहीं समझे? हम कम फोर्स लगा के भी बड़े ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रेशर का काम करता है। आपने देखा है ना जेसीबी मशीन वगैरह क्या करती है, क्रेन क्या कैसे काम करती है? आप वो क्या करते हैं, वो बटन प्रेस करता है, तो क्या किया जाता है, फ्लूइड के ऊपर प्रेशर को यूज करके, ऑयल प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, ऑयल प्रेशर को यूज करके बड़े से पत्थर को यूं उठा लिया जाता है। पत्थर का वेट कितना है? mg, तो mg से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो पत्थर हवा में आ जाएगा। मान लो ये रख रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पेन यहाँ पे रख रखा है, तो mg नीचे लगा रहा है ना, और mg नीचे लग रहा है तो n ऊपर लग रहा है। अगर मैं इसको पुल कर लू, ऊपर खींचने की कोशिश करूं, तो मुझे mg से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ये ऊपर आएगा। तो अगर आपने mg से ज्यादा फोर्स लगा दिया तभी ऊपर आएगा। तो अब ये तो बड़ा पत्थर है, ये क्या है? बड़ा पत्थर है। इस पत्थर को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा फोर्स लगा नहीं सकते तो कम फोर्स लगा लो। तो आपने कम फोर्स लगा के भी ज्यादा फोर्स वाले पत्थर को उठा दिया, लिफ्ट किया नहीं किया। क्लियर हुआ? यही काम आता है आपका। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ओ सॉरी पास्कल लॉ। क्लियर है? पास्कल लॉ क्या कहता है? ऑल द डायरेक्शन इन एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन, प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट्स व्हाई प्रेशर इज स्केलर। समझ में आया कि नहीं आया? करो नोट इसको फटाफट। देखो बताता हूं। पास्कल हो गया, एक हाइड्रोस्टैटिक कर लेते हैं, खत्म, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है कि dp बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस का रो जी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब जैसे जैसे जेड बढ़ाओगे वैसे वैसे नेगेटिव की वैल्यू नीचे होती जाएगी। तो मतलब ये जेड की वैल्यू से क्या कर रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर कर रहा है। ठीक है, देखना गौर से, अरे वैसे लिख लो, P इज इक्वल टू रो जी एच होता है ना, कौन है? P इज इक्वल टू रो जी एच होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा? नहीं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेप्थ क्या होता है? डेप्थ क्या होता है? गहराई होती है ना। गहराई मतलब आप रेफरेंस किसको ले रहे हो? नीचे ले रहे हो रेफरेंस, तब आप नीचे जा रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने ये माइनस जेड लिख दिया, देखो dp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का रो जी डी जेड, इंटीग्रेशन करोगे p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का रो जी जेड हो गया ना। और हम क्या लिखते हैं जनरली? रो जी एच लिखते हैं। एच को हम क्या लिखते हैं? हाइट लिखते हैं। तो फिर इसको हम माइनस जेड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ऊपर नहीं नीचे जा रहे। नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझ गए? तो आप जैसे जैसे स्टैटिक फ्लूइड में नीचे जाते रहोगे आपके प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं बोल सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड या माइनस एच? तो माइनस जेड का मतलब जेड डायरेक्शन ये है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बाकी प्रेशर हर जगह सेम लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक कहता है। तो हमने क्या बोल दिया कि प्रेशर विल इंक्रीज in a static fluid
प्रेशर विल इंक्रीज इन स्टैटिक फ्लूइड बाय इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे लिख देते हैं, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? नीचे जाते रहोगे तो आपका प्रेशर क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर और नॉट? प्रेशर नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज होता है हाइड्रोस्टैटिक, पानी के अंदर। आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, द गाजी अटैक। गाजी अटैक के अंदर वो एक लाइन बोलता है, जैसे जैसे हमारी पनडुब्बी नीचे जाती जाएगी, या फिर जैसे जैसे हमारी सबमरीन नीचे जाती जाएगी, तो यहाँ पे जो वॉल है, सबमरीन की जो वॉल है, वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा टन्स ऑफ वाटर में लगेगा कि अगर और नीचे गए तो ये ब्लास्ट भी हो सकती है, ऐसे कंप्रेस हो जाएगी ना, तो पानी तो प्रेशर लगा ही रहा है, तो कंप्रेस होने के भी चांसेस है। इसलिए बोला जाता है कि आपकी जो सबमरीन है वो एक लेवल तक ही नीचे जा सकती है। जैसे इंडियन है, आईएनएस की जो भी सबमरीन है वो 500 मीटर तक जा सकती है, उससे नीचे गई तो ब्लास्ट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब नोट कर लो इसको।